डेस्कटॉप पे नहीं होती, डेस्कटॉप पे नहीं थी, उसमें थी कंप्यूटर में। बस में जाऊँ, लड़की को करूँ कुछ, चलो क्या हो जाएगी फिर है। उसको म्यूट किया, आप म्यूट नहीं किया हुआ तुमने, रिजल्टर में जाओ। हाँ फिर म्यूट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाउ वाज योर नाइट? वालेकुम सलाम भैया, कैसे हो? सबको कॉल कर दो, सब ऑनलाइन हो जाए। अच्छा मुझे बताओ कि कल वाला जो लेक्चर था वो आप लोगों ने यूज किया? मैं ठीक हूँ। फ्रैक्चर्स के बाद ये सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होता है वो सारी चीजें फ्रैक्चर के सपोर्ट देने के लिए उसके बाद अगर मूव के
जी तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर था पीटीए, पेटेंट आर्टेरियोसिस। याद है आपको कि नहीं? कल हमने क्या पढ़ा था? गुड मॉर्निंग नेहा। कल हमने वीएसटी पढ़ा था। मैंने तो कहा भूल गए होंगे कि हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, कल कुछ लोगों ने मुझे पेपर सेंड किए थे, पास पेपर, वो मैंने देखे हैं। तो हम जो है इस वीक में आई होप कि आप लोगों को हो सकता है कॉल कर लिया जाए 15 तक। तो मैं वेट करती हूँ कि अगर आप लोगों को कॉल कर लिया जाए तो मैं क्लास, आप लोग जब कॉलेज आ जाए तो फिर हम ये पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इस तरह आप लोग 15 तक नहीं आते तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर मैं इन पेपर्स को ना आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। कितने कितने लोगों ने एक पेपर को मैनेज करना है, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। सबको इसकी समझ आ गई थी कि वेंट्रिकल एरिया में जो है इसका जब सेप्टम में डिफेक्ट रह जाता है, मेन ओपनिंग रह जाती है, तो उस वक्त जो है वेंट्रिकल से लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड प्रेशर उसका जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरटेंशन भी होती है। कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस है। अच्छा, आप लोगों को फिटल सर्कुलेशन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को मैंने जो स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट 3 शंट्स थे उनके बारे में आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर लिया होगा उन लोगों को पता होगा कि 3 शंट्स से जो था, एक था फोरामिनोवेल जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, जो जिसमें हमने पढ़ा वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सेकंड शंट जो था वो था डक्ट आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो जो डक्ट आर्टेरियोसिस का पता है ना कि उसका फंक्शन क्या था? जल्दी से मुझे कोई बताए, डक्ट आर्टेरियोसिस का क्या फंक्शन था? वो ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है? जी अरुज, फिर मुझे बताएंगे डक्ट आर्टेरियोसिस का फंक्शन। जी वॉइस, जल्दी जल्दी बताओ। यस, बॉय ने बताया अवे फ्रॉम द लंग्स। ये मीरब ने क्या बताया? मदर्स हार्ट से फिटस के पास।
मेरा पापा ने लेक्चर लिया था, ये पेट्रोल सर्कुलेशन वाला लेक्चर आपने लिया था, जिसमें मैंने शंट्स का बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि जो डक्ट आर्टेरियोसिस होती है ना, ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड राइट एट्रियम से ब्लड जो है, कुछ ब्लड की अमाउंट जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है। बट बिफोर कि ये डक्ट आर्टेरियोसिस जो ब्लड जो है वो लंग्स में लेकर जाए, इससे पहले जो ब्लड है वो एओर्टा, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो वो ब्लड को एओर्टा में लेकर जाती हैं। और एओर्टा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्योर ब्लड होता है ना, उसको जो है वो ब्रेन के एरियाज को देता है। राइट, ऐसे बताया था ना मैंने आप लोगों को। वालेकुम सलाम प्रियंका। फिर उसके बाद जो है कुछ ब्लड की अमाउंट जो है वो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है। ठीक है, अब जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया होता है ना, ये ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी, जो पल्मोनरी आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके थ्रू राइट डक्ट जो है ना, ये देखो ये है पेटेंट आर्टेरियो डक्ट, और ये डिवाइड हो गया, इसने अपना पाथवे बनाया। ठीक है, इसको बाईपास किया है। बाईपास करते हुए ये डक्ट आर्टेरियोसिस जो है ना, ये ब्लड को लेकर जाती है लंग्स की तरफ। ठीक है, और फिर इसके बाद ये ब्लड फिर एओर्टा की तरफ चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डक्ट आर्टेरियोसिस जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अटैच होती है ना, तो फिर ये ब्लड को जो है वो लेकर जाती है एओर्टा की तरफ। फिर एओर्टा से ये ब्लड अपर बॉडी को ब्लड जो है और लोअर बॉडी को ये ब्लड जो है बॉडी में सर्कुलेशन करता है। समझ आ गया आप लोगों को? तो अब ये है कि जब ये डक्ट आर्टेरियोसिस, जब हम प्लेसेंटा को कट कर देते हैं और लंग्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और प्लेसेंटा की जगह लंग्स ले लेते हैं, पेशेंट जो है ब्रीथ करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त ये जैसे हमने बताया था कि फोरामेना वेल जो है वो क्लोज हो जाता है, इसी तरह से ये जो डक्ट आर्टेरियोसिस है ये भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, और साथ वेनोसिस भी मैंने बताया था, और उनकी जगह वो है आर्टेरियोसिस, जो लिगामेंट्स हैं उनके, आर्टेरियोसिस और लिगामेंट वेनोसिस जो होते हैं ना, ये इनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो था ये डक्ट आर्टेरियोसिस, उसमें क्या था, ये फाइब्रस टिश्यूज में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, यही मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो अब ये है जो डक्ट आर्टेरियोसिस, उसके बाद डिलीवरी के बाद भी डक्ट आर्टेरियोसिस जो है, जिसका क्लोज हो जाना चाहिए था, ये क्लोज नहीं हुआ, सेम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की तरह और एट्रियोसिस सेप्टल डिफेक्ट की तरह। अब जब ये ओपन रहा और ये ब्लड को लेकर नहीं, मीन के लंग से ये ब्लड को लेकर जाता है, जब पल्मोनरी बहुत सारी बॉडी से नॉर्मल सर्कुलेशन जब होती है, तो सेम ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। ठीक है, अब ब्लड ने राइट वेंट्रिकल से जब जाना है राइट पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत लंग्स में, ठीक है, और लंग्स से वेंट्रिकल में ब्लड वापस आना है, लेकिन जब ये डक्ट ओपन है तो डेफिनेट ये लंग्स से जो है प्योर ब्लड लेकर आती है डक्ट आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो जब ये डक्ट आर्टेरियोसिस से ब्लड वापस लेकर, इसमें भी ब्लड की अमाउंट जो है वो डक्ट आर्टेरियोसिस में आती है, तो ये राइट वेंट्रिकल की तरफ खुलती है। सी पीपल कैन सी प्रॉपरली। मैं इस पिक्चर के ऊपर इसलिए आप लोगों को ये सारा समझा रही हूँ कि आप लोगों को इसको अच्छे से, यस, ये बंद हो जाते हैं, और सम टाइम ये 4 to 7 डेज में भी कुछ बच्चों में क्लोज हो जाती है। कुछ प्रीमेच्योर बेबी होते हैं जिनमें थोड़ा लेट क्लोज होती है वॉइस, तो नॉर्मल जो बेबीज होते हैं उनमें तो फ़ौरन क्लोज हो जाते हैं। जैसे फोरामेना वेल क्लोज होता है तो वो भी 3 to 7 डेज में प्रॉपरली क्लोज हो जाता है, बट इमीडिएटली ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसलिए आप लोगों को ये सारा समझा रही हूँ क्योंकि बोर्ड तो हमारे पास इस टाइम है नहीं, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर रखी है ताकि इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। तो अब जब ये डक्ट आर्टेरियोसिस में जो है, हाँ जी बॉयज,
जब ये डक्ट आर्टरोसिस के तहत जो है ब्लड लंग से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो राइट वेंट्रिकल में फिर ओवरलोड हो जाएगा ब्लड, फिर इसको सर्कुलेटरी सिस्टम और पल्मोनरी सिस्टम में इसकी जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेम लाइक उसको वर्क जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये नॉर्मल कम्युनिकेशन इसको हम कह सकते हैं मेन पल्मोनरी वेसल्स और एओर्टा के दरमियान, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जाके आगे देखते हैं। अब आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी जिन्होंने स्टार्टिंग से ये लेक्चर लिए हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय कनेक्शन बिटवीन द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। ऑल बेबीज जो बॉयज ने ठीक लिखा है या थैंक लिखा है? जी मेरे आपने कहा मैम राइट वेंट्रिकल में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जी मेरे आपने सही कहा, राइट एट्रियम में सारा ब्लड आता है, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के तहत सारा ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, फिर पल्मोनरी वेनस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आता है। तो अब जब ये लंग से ब्लड वापस आता है तो उसमें डक्ट आर्टेरियोसिस में भी ये ब्लड वापस आ जाता है, और ये डक्ट आर्टेरियोसिस जो है ये डायरेक्ट आ रही है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यही वजह है कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपस में मिक्स होते हैं और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ सर्कुलेट करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है होती है। अब समझ आइए आप कि वो मिक्स हो जाता है अनऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे वेंट्रिकल में जो है वो मिक्स हो रहा था, फिर एट्रियल में हमने पढ़ा कि उसमें भी मिक्स हो रहा था। अब समझ आइए। अच्छा आगे हम बोलते हैं ऑल बेबीज आर बोर्न विद डक्ट आर्टेरियोसिस। Yes, all babies are born with duct arteriosus. As the baby takes the first breath, the blood vessels, the lungs open up, and blood begins to flow. Duct arteriosus not needed bypass. मीन के duct arteriosus जो है वो क्लोज रहती है, उसको जरूरत नहीं थी लंग की तरफ ब्लड को लेकर जाए, क्योंकि प्लांट अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन सम बेबीज however the duct arteriosus remains open. The opening between the aorta and the pulmonary artery. जो पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के दौरान लंग्स में जाता है और फिर राइट जो है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है वापस। इसमें था allow oxygenated blood to pass back through the blood vessels in the lungs. PDA occur in 6 to 11% of all children with congenital heart disease. तो समझ आती ना इसकी। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं, ये पेटेंट डक्ट है और पेटेंट डक्ट नहीं कि देखो ये सर्कुलेशन के दौरान सॉरी ये पेटेंट डक्ट है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, इसके साथ ही है, क्योंकि ये हमने बताया था कि ये शंट है और शंट का मतलब होता है पाथवे मेन के बाईपास करने के लिए वो दो रास्ते बन जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे रेल की पटरी होती है, वो इमीडिएटली अगर आप लोग कोई विजिट करें ना वहाँ तो इमीडिएटली आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि वो शंट कैसे बनते हैं, मीन्स कैसे बाईपास करते हैं। Patent arteriosis in many children. There is
नो नॉन रीज़न। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी जो है ना कोई रीज़न कंफर्म रीज़न नहीं है। जैसे मैंने बताया था कुछ वुमेन जो है वो पिल्स लेती हैं, कुछ स्मोकिंग करती हैं, कुछ जेनेरिक होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसमें उन्होंने एक जगह बताया हुआ है for the reason for the duct arteriosus remaining open, however, pedia is seen more often on the following. इसमें प्रीमच्योर इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स बोर्न टू मदर हु, हाँ यहाँ यही देख रही थी किसी एक जगह बताया हुआ था कि रुबेला वायरस की वजह से, रुबेला वायरस का मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि मेडिकल वार्ड्स में जो है वो अक्सर स्टाफ नर्सेस हमारी जो है अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उनको भी ड्यूटीज़ नहीं करने देते। अगर के कोई अच्छा हेड हो तो जिसको पता हो कि ये प्रेग्नेंट वूमेन है तो इसको मैं मेडिकल में या आइसोलेशन डिपार्टमेंट में इसकी ड्यूटी ना लगाऊं, क्योंकि अक्सर औकात वहाँ पे मीजल के पेशेंट पड़े होते हैं, रुबेला के पेशेंट होते हैं। जो रुबेला का इन्फेक्शन होता है मदर को ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट 3 मंथ के दौरान, तो उसमें भी इन्फेंट जो बोर्न होते हैं वो उनको अक्सर जो है वो ये कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये जितने भी डक्ट हैं या कोई भी उनमें एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उनसे ब्रेन से रिलेटेड भी कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही होती हैं। तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि मदर जब प्रेग्नेंट हो स्टार्टिंग डेज में फर्स्ट 3 मंथ स्पेशली उसे अवॉइड करना चाहिए ये जितने भी कंजस्टेड डिजीज़ हैं, कंटेजियस डिजीज़ हैं इनसे, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? पीरियड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस फ्रॉम द एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी एंड मिक्स विद द अनऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट गोज टू द, अब ये मीरब ने जो पूछा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ पे उसको मजीद आंसर मिल जाएगा मीरब आपको। PDA oxygenated blood passes from the aorta to pulmonary artery and mix blood with the unoxygenated blood that goes to the lungs. Blood volume to the lungs, pulmonary hypertension and congestion. Right? Further, because blood is pumped at high pressure through the PDA, the lining of the pulmonary artery will become irritated and inflamed. Bacteria is the bloodstream can easily infected his injured area, bacteria endocarditis। हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था ये एंडोकार्डाइटिस और बैक्टीरियल इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस के ये क्या होता है, ठीक है। अब इसमें आ गए क्लिनिकल फीचर, यहाँ तक आप लोग जरा प्रीव्यू करो, अगर किसी को समझ नहीं आई तो अच्छे से उसको देखो एक दफ़ा। जी तो पढ़ा सबने एक बार फिर? क्लिनिकल फीचर, अगर हम हिस्ट्री देखें पेशेंट की तो उसमें जो है पेशेंट आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक व्हेन द डक्ट इज स्मॉल। उसके बाद आगे ये सेम लाइक
उसकी तरह है, वेंट्रिकल सेप्टल की तरह ऑलमोस्ट इसमें जो है चीज़ें जो है वेंट्रिकल सेप्टल की तरह ही है। ए लार्ज शंट पीडीए में काज आ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एटलेक्टेरिस एंड कंजेंटल हार्ट फेलियर हो जाता है, कंप्लेन बाय टेकिपनिया होता है एंड पोर वेट गेन होता है। ठीक है, इसमें वेट प्रॉपरली बच्चे का जो है वेट गेन नहीं होता। उसके बाद एक्सर्शनल डिस्निया होता है। एक्सर्शनल डिस्निया क्या होता है? बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद लार्ज शंट, मीन ज़्यादा होल बड़ा हो तो एक्सर्शनल डिस्निया होता है। हमने कहा था कि डिस्निया जो तब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और जब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं होती तो उसको कंटिन्यूसली ब्रेथ करने की वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की फैज़ा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और क्योंकि वो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और बार-बार जो है वो पेशेंट जो है वो साथ-साथ एक जब वो टायर्ड हो जाता है इस कंडीशन में तो इसको एक्सेप्शनल हम डिस्निया भी कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखें तो उसको टैकिकार्डिया होगा, एंडोकिपनिया होगा, मे बी प्रेजेंट इन्फेंट विद कंजेनिटल हार्ट फेलियर, ए सिस्टोलिक थ्रिल मे बी प्रेजेंट एट द अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ये सिस्टोलिक थ्रिल जो होती है ना ये हम ड्यूरिंग ऑस्कल्टेट आपको इजीली फील हो सकती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसके सेम लाइक मैंने बताया आप लोगों को वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की तरह ही होता है कि इसमें इजीली फाइंडिंग होती है ना कि वी आर सिमिलर टू दोज वीएसटी। तो ये नॉर्मल ईसीजी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरटेंशन इज सीन विद स्मॉल टू मॉडरेट, ठीक है, पीडीए। उसके बाद आ गया बाई वेंट्रिकल हाइपरटेंशन इज सीन विद लार्ज पीडीए। इफ pulmonary vascular obstructive disease develop, right ventricular hypertrophy is present। उसके बाद आ गया ये इसमें हमने वीएसडी में भी पढ़ा था कि अगर ये जो है ना ईसीजी में जो है ये स्मॉल होल है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इज सीन विद स्मॉल। एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में फाइंडिंग्स क्या होती हैं? आर आल्सो सिमिलर टू दोज ऑफ वीएसजी, चेस्ट एक्सरे फिल्म में बी नॉर्मल विद स्मॉल शंट पीटीए, ऑडियोमेगाली of varying degree occur in moderate to large shunt PDA with enlargement of the left atrium, left ventricle and ascending aorta. Pulmonary vascular marking in increase होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो इंक्रीज क्यों हो जाती है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मेडिकल मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? मेडिकल मैनेजमेंट में है इसमें एंडोमेथासिन is ineffective in term infant with PDA and should not be used। कोई बताएगा किसी को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो? एंडोमेथासिन क्या होती है? कौन बताएगा? रिफत बताएगी। रिफत जल्दी से मुझे बताओ अगर आपको कोई इसके बारे में या किसी को भी चलो किसी को भी अगर इसके बारे में एंडोमेथासिन के बारे में कोई नॉलेज है तो जल्दी से मुझे बताएं। आप लोगों ने फार्मा पढ़ी है ना तो डेफिनेट इसके बारे में पता होगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी नेट खोलो।
मैंने पूछा एंडोमेथासिन के बारे में क्या पता है आप लोगों को? एंडोमेथासिन अच्छा, मीरम ने बताया एंडोमेथासिन प्रोड्यूस्ड potent analgesic and anti-inflammatory effect by inhibiting the synthesis of prostaglandin. Good. सही बताया। अच्छा मेरा और बाकी हाँ, एंडोमेथासिन जो है ना ये नॉन स्टीरॉयड है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जो कि हम एज आ प्रेस्क्राइब होती है एज आ प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन के तौर पे भी ये जो है वो डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। मेन के अगर फीवर है, पेन है, जैसे मुबी ने बताया कि ये एनाल्जेसिक के तौर पे भी होती है, वाइजा ने बताया, तो सही बता रहे हो। ये फीवर और पेन को कंट्रोल करने के लिए भी दी जाती है, जैसे कि लाइक आइब्रोफिन, ठीक है, जैसे ब्रोफिन होती है उसका दूसरा नेम है आइब्रोफिन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंटी कंजेशन मेजर विद डाइजॉक्सिन, बट उन्होंने कहा कि एंडोमेथासिन जो है ना इसमें काम नहीं करती, इनफेक्टिव होती है, ठीक है। तो हम जो स्टैंडर्ड जो है ना इसका, जी मेरे भैया एमसेड हैं ये सारी, तो उसमें इसने बताया कि स्टैंडर्ड जो एंटी कंजेशन है ना वो ज़्यादा जो यूज़ करते हैं और डायरेटिक जो है वो यूज़ करते हैं वो डाइजॉक्सिन है। हमने देखा कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट पे भी हमने डाइजॉक्सिन यूज़ की, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में भी डाइजॉक्सिन यूज़ किया और उसके साथ कैप्टोप्रिल भी यूज़ की, ठीक है। और उसके साथ था वो था डायरेटिक साथ यूज़ की उसके, ठीक है, और साथ पोटाशियम यूज़ किया था। इसमें प्रोफिलैक्सिस भी देते हैं तो सब उसके बाद सब बैक्टीरियल के लिए, एंडोकार्डाइटिस के लिए। इसमें अगर नॉन सर्जिकल क्लोज है, स्मॉल डक्ट लेस देन अगर 4 mm डायमीटर हो तो वो क्लोज हो जाती है उसके जरिए, कॉइल्स के जरिए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये कॉइल्स क्या है। कॉइल्स जो होती है ये रिंग टाइप थ्रेड होता है, ठीक है, जो इसको जैसे वो यानी कि स्टिच भी इससे कर सकते हैं, तो उसके साथ ये जो है स्मॉल जो होल होता है ना वो इसके साथ क्लोज कर सकते हैं। लार्ज वन बाय द इम्प्लांटाइजर, वो याद है उसमें एट्रियल रिलीव मोबिलिटी, यस मेरा। अच्छा, उसमें हम याद है आप लोगों को एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट में मैंने कहा था आप लोगों को ये जो इम्प्लांटाइजर है ये ज़्यादा पाकिस्तान में डिवाइस यूज़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो 4 mm डायमीटर हो तो वो कॉइल्स के ज़रिए मीन क्लोज हो जाती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो तो फिर उसमें प्रॉपर जो है वो इसकी ये डिवाइस जो है वो यूज़ करें तो इससे क्लोज हो जाती है। अब ये जो कॉइल्स है उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये पिक डाली थी, ये देखो, क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस पीटीए, ये देखिए ये कैथेटर है पासिस। अब ये है कैथेटर रिमूव लिविंग कॉइल्स इन पीटीए, ये है, ये देखिए ये रिंग टाइप है, इसके ऊपर जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो, कुछ वो छलनी की तरह के भी होते हैं कुछ, देखो कैथेटर रिमूव लिविंग डिवाइस इन पीटीए, ओके। इसको देखिए आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये डिवाइस ही थे। सर्जिकल क्लोज में क्या करते हैं? सर्जिकल क्लोज इज रिवर्स्ड फॉर पेशेंट in whom a non-surgical closure technique is not considered applicable. प्रोसीजर में अगर लैगेशन होती है, डिवीजन होती है, तो वो लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल थायरोकॉटमी, पोस्टीरियर लेटरल थायरोकॉटमी मीन के वो ये स्ट्रेट वे में इस तरह इस लाइन में जो है वो थायरोकॉटमी करेंगे उसकी, ठीक है, विदाउट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर उन्होंने कहा कि ये है।
इसके बाद है द टेक्निक ऑफ वीडियो असिस्टेड थोरोस्कोपी, क्लिप लोकेशन। ये चीज़ें जो है मैं थ्रू आउट आप लोगों को कहती आ रही हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में, अगर सर्जिकल है, नॉट सर्जिकल है, डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ये बेशक पेपर में ना भी आए, बट इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए पीडीए लाइगेशन कि वो किस तरह कर रहे हैं, कि वो पल्मोनरी जो आर्टरी जा रही है उसको बाईपास कर रहे हैं, डायरेक्ट एओर्टा और इसका सी। अब पेटेंट डक्ट जो आर्टेरियोसिस है उसमें प्री टर्म न्यूनेट में कैसे जो है हम देखते हैं। क्लिनिकल एविडेंस ऑफ पीडीए appears in 45% of infant with birth weight less than 750 gram and about 80% of infant with birth weight less than 1200 gram. Significant PDA with congenital heart failure occur in 15% of premature infant with birth weight less than 1750 gram and in 40% to 50% of those with birth weight less than 500 gram. समझ आइए इसकी। ये जो मीन के जो प्रीमच्योर बेबीज होते हैं उनमें बर्थ वेट के हिसाब से कितना पीडीए मीन के रेशो है प्रीमच्योर बेबीज में, ये उन्होंने ये इसमें बेसिकली बताया। फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट की प्रीमच्योर बेबी की मेडिकल मैनेजमेंट है। उसमें जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है टू 120 ml पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। एंड डायरेटिक देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रोसामाइड है तो 1 मिलीग्राम पर केजी 2 to 3 टाइम्स अ डे। मे बी ट्राइड फॉर 24 आवर्स टू 40, ये प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब करें मे बी 48 आवर्स के लिए और मे बी 24 आवर्स के लिए। फार्माकोलॉजिकल क्लोजर ऑफ द पीडीए कैन बी अचीव्ड विद इंडोमेथासिन। फार्माकोलॉजिकली उसमें बेबीज में उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये इंडोमेथासिन के साथ हो जाए, जैसे वो मीरम ने बताया था ये प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए है। ठीक है, द डोज इज गिवन इंट्रावेस्कुलरी जो है यानी कि आईवी के थ्रू देते हैं एवरी 12 आवर्स फॉर टोटल ऑफ 3 डोजेस फॉर इन्फेंट लेस देन 48 आवर्स ओल्ड 0 to 0.2 milligram per kg followed by 0.1 मिलीग्राम। ये आप लोगों को पता है कि ये जो ऐसे लिखा होता है लाइक जो है 0.2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मीन के इसका भी आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि अगर 0.2 मिलीग्राम लिखा हुआ है पर केजी, मीन के उस बच्चे का वेट अगर मीन के 5 केजी है तो हम इस 0.2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करके तो फिर हम जो है उसको उसकी डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर उसकी डोज को फिर हम देखते हैं कि ये हमने जो है वो ट्वाइस अ डे देनी है या 8 आवरली देनी है पेशेंट को। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता कि पेशेंट को जो अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि 0.2, 0.1 और 5 मिलीग्राम 25 मिलीग्राम कुछ इस तरह लिखा होता है ना, तो वो हम उसके टोटल बॉडी वेट जितना मिल गया, अब 25 मिलीग्राम लिखा होता है तो सिर्फ 25 मिलीग्राम तो हम इसको 3 टाइम में डिवाइड नहीं ना कर सकते, तो हम उसने उसका टोटल वेट देखना होता है, उसके टोटल वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसकी डोज को कैलकुलेट करना होता है कि हम उसको 3 टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कि अगर वो 250 बनती है तो 3 टाइम हम उसको कैलकुलेट करके अगर 75 मिलीग्राम बनती है 1 टाइम में तो हम फिर उसको 75 मिलीग्राम 1 टाइम में देंगे। राइट, आतिका ने कहा मैम रिपीट कर दें डोज को।
देखो क्या रिपीट कर दूं, ये जो मैंने मेडिसिन के बारे में बताया ये वाला, ये डोज कैलकुलेशन के बारे में ये मैं बता रही थी कि लाइक ये हम फ्लोसामाइड देख लेते हैं। ये फ्लोसामाइड उन्होंने लिखा हुआ 1 मिलीग्राम पर केजी, तो 1 मिलीग्राम पर केजी जो है ये हम जस्ट डिसाइड करते हैं कि इसको 1 मिलीग्राम पर केजी देना है, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम पर केजी की तो उसका सिर्फ 1 किलो वजन होगा, फिर तो वो 1 मिलीग्राम पर केजी इट्स ओके। अगर बेबी का वजन जो है फर्ज करो 3 केजी है, 4 केजी है, तो हम 1 मिलीग्राम को उसके 4 केजी है तो 4 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम करेंगे तो मीन कि ये 4 मिलीग्राम बनेगा। 4 मिलीग्राम को अब हमने किस तरह देना है, हमने ये डिसाइड करना है कि हमने उसको ट्वाइस अ डे देना है, 8 आवर्ली देना है। अगर हमने 8 आवर्ली देना है तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 टाइम में। तो उसके साथ फिर उसकी डिवाइड करने के बाद जो उसकी डोज आएगी वो फिर हम एक टाइम में उसको वो डोज देंगे, और उसको 24 आवर्स में वो अगर 4 केजी है, मीन के 4 मिलीग्राम है, तो वो फिर हम 3 टाइम में डिवाइड करके उसको उतनी डोज दे देंगे, ठीक है। ये डोज कैलकुलेशन वाला तो मुझे पता चला था कि आप लोगों को ये करवा दिया हुआ है। अगर नहीं भी करवाया तो वो हम देख लेंगे बहरहाल, लेकिन जो आप लोगों का डोज कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन था, वो तो क्लिनिकल पे आप लोगों को करवा दिया था ना हम लोगों ने। हाँ, देखिए समझ आ गई आपको। और मेन डोज कैलकुलेशन अगर हम देखें ना तो यही चीज़ है, वो कोई सी भी डोज होगी, वो किसी तरीके की भी होगी, उसको उसको हम यही एक तरीका है, लेकिन यह है कि इसका फार्मूला होता है, लेकिन इट्स टू इजी टू कैलकुलेट द डोज, इट्स टू इजी वे, जो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। बाकी फार्मूलों के थ्रू अगर हम देखें ना तो फार्मूलों के थ्रू जो है बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। दिस इज द सिंपल वे जो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए ये स्लाइड पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम रोल कर लेते हैं। For those 2 to 7 days old baby 0.2 milligram per kg time 3, and for infant older than 7 days 0.2 milligram followed by 0.25 milligram per kg times 2 times, ठीक है। उसके बाद इसकी काउंटर इंडिकेशंस क्या होंगी टू द यूज ऑफ इंडोमेथासिन। उसने कहा है कि अगर इंडोमेथासिन हम, वहाँ उसने कहा कि इंडोमेथासिन जो है हम यूज़ कर सकते हैं प्रीमेच्योर बेबीज में, बट इसकी काउंटर इंडिकेशन भी है इसके साथ। इसी वजह से जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि ये जो इंडोमेथासोन है ये उसमें हम नहीं देते, ये स्टैंडर्ड इसका नहीं है इतना, राइट। तो इसमें क्या होगा, ब्लड हाई ब्लड यूरिया हो जाएगा, नाइट्रोजन इनके ये मोर देन 25 मिलीग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्रेटिनिन भी हो जाएगा, लो प्लेटलेट काउंट हो जाएंगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, फिर हेमरेज हो सकता है, निक्रोटाइजिंग हो सकती है। ये इट्स सवियर, निक्रोटाइजिंग सबसे ज़्यादा जो है ना वो सीवियर होता है। जो मैंने 2-3 पेशेंट्स में देखा था कि ये जो है ना ये इंडोमेथासिन की वजह से हुआ, लेकिन वो किसी इनके कोई निजी हॉस्पिटल था जहाँ से वो पेशेंट जो था वो शिफ्ट हुआ था मेरे हॉस्पिटल में, तो जिसका उस वक्त मुझे पता चला था कि ये इंडोमेथासिन की वजह से, इसको किसी इंडोमेथासिन की वजह से तो नहीं, इस वक्त मुझे पता चला था, लेकिन ये पता चला था कि ये कोई कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक के पेशेंट बेबी है, और इसको कोई मेडिसिन दिया जिसकी वजह से इसको निक्रोटाइजिंग हो गया है, ठीक है। और ये निक्रोटाइजिंग जो होती है ना, ये लाइक स्किन पर्पल स्किन हो जाती है इसमें, और ये काफ़ी पेनफुल भी होता है, ठीक है। और ये बॉडी टिश्यू की जो है ना, कि अगर आप आज भी निकाल के इसको देखो, अभी इसके बाद आप नेट से निकाल के देखना, ये सेम लाइक पर्पल और रेडिश स्किन होगी, और ये टिश्यू की डिजीज़ है, सॉफ्ट टिश्यू की डिजीज़ है ये, और ये बड़ी जल्दी एक दफ़ा हो जाए बॉडी के ऊपर तो बड़ी जल्दी ये फैलता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जॉइंटिस हो जाता है, हाई
हाई जॉइंटस हो जाता है, हाइपोलिपिमिया हो जाता है। उसके बाद आ गया मल्टी सेंटर प्रोस्पेक्टिव स्टडी फ्रॉम द यूरोप शो दैट इंट्रावेनस ब्रूफिंग 10 मिलीग्राम पर केजी फॉलोड एट 24 आवर्स इंट्रावेनस में देते हैं। फिर स्टार्टिंग ऑन द थर्ड डे ऑफ लाइफ वाज इफेक्टिव एज एंडोमेथासिन इन क्लोजिंग द डक्ट प्रीटर्म बेबीज। हम तो इसकी देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम देखते हैं, इसमें क्या है, कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्व द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट, पेरिफेरल पल्सेस, स्किन कलर्स देखते हैं, मॉनिटर साइन ऑफ कंजेनिटल हार्ट फेलियर देखते हैं, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, टिकेपिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखते हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा है, ओलिगोरिया है, और जैसे निकोटाइजिंग का था, उसके बाद उसका जॉइंटस देखते हैं बेबी को। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं, वाइटल साइन है, टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेस्ट टू डिक्रीज और टू डिमांड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन करते हैं। ये तो समझ आ गया आप लोगों को इसका, किसी को कोई एक ही दफा प्रेजेंट जो है ना आप लोग बोला करो। आपके पास में एक मुबीन है कि दो हैं? मरियम गुरबा अच्छा, अपना ना पूरा नेम लिखा करो, ठीक है? मरियम गुरबा है अक्सर। जुवेरिया मुझे, ये जुवेरिया अब कहाँ से आ गई रोल का लगवाने के लिए? लेक्चर लिया करो। अच्छा बच्चा, रोल कॉल तो मैं ले लूँगी। बहरहाल आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना वो है आर्टेरियोवेंट्रिकुलर कैनाल, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के आना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर ये होगा। अगर आप लोग कॉलेज में आ गए तो फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी। जिन लोगों की रहती हैं वो लोग पहले अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करेंगे, या फिर आई विल ट्राई कि पहले हम ये ख़त्म कर लें और उसके बाद फिर हम जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, ठीक है? अभी आई थिंक स्टैंड अप एग्ज़ाम थर्ड ईयर का अभी नहीं हो रहा, अभी फर्स्ट ईयर का हो रहा है। तो जैसे कि मुझे उसके बारे में न्यूज़ मिले तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी।
ये मिल जाऊंगा